है? नहीं नहीं, अरे आ गए हैं तो पढ़ा के जाएंगे ना। रणनीत जी है, इतना कह दिए वैसे तबीयत ठीक हो गया। है? अच्छा, नहीं बोलेगा, थोड़ा देर में खुलेगा, लंबा फाइल है ना, थोड़ा समय लेता है। हमको आने में इम्बा लगता है अपने घर से, पता है, आधा घंटा। यहाँ पहुंचने में हमको आधा घंटा की यात्रा करके जब हम आ सकते हैं, छतौनी से आते हैं। सुबह में तो थोड़ा कम समय लगता है, शाम को तो बहुत ज्यादा लग जाता है। सुबह में जाम उम नहीं रहता ना। गुड मॉर्निंग सभी को। मनोहर कुमार जी, ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, परेशान क्यों होते हो? सब ग्रुप में तो आप लोग ऐड हैं ही, 75 ग्रुप बना के क्या कीजिएगा? सारा सूचना आपको उसमें मिलता ही है। चलिए, तो हम लोग कल के क्लास में हम लोग फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्लियर कर चुके थे आई थिंक। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा कर चुका था, ठीक है ना? किस किस बात पर चर्चा हुआ था जी? कुछ याद है आप लोगों को? फिर पूछे क्या? चलिए, सब बात हम कर चुके थे। समायोजन क्या होता है, जिसको हमने कहा था एडजस्टमेंट, है ना? प्लीज ऐड मी सर ग्रुप। ओके, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मनोहर 9525210342। इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। तो समायोजन का मतलब कल के क्लास में बताए थे कि जब व्यक्ति स्थिति और परिस्थिति के अनुसार में अपने आप को जब एडजस्ट कर लेता है, उसे हम समायोजन कहते हैं। जब आपकी मांग पूरा नहीं होती है, वातावरण के साथ में अपने आप को सेट नहीं कर पाते हैं, वो होता है कुसमायोजन। याद है? फिर हमने बताया था कि भाई कुसमायोजन के भी बहुत सारे तत्व है। सबसे पहला तत्व कौन सा? स्ट्रेस, तनाव। तनाव क्या है? जब आपका मांग पूरा नहीं होता है तब आपको क्या होगा? तनाव। यानी आपकी आकांक्षाएं, आपका एक्सपेक्टेशन, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वह मांग अगर आपका पूरा नहीं होता तो आपको क्या होता है? तनाव। दूसरा था कौन सा? दबाव, है ना? दबाव में हमने बताया था कि आत्मसम्मान को बचाने के लिए व्यक्ति किस में रहता है? दबाव में। तीसरा था हमारे पास में कौन था? कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। जब कोई काम आप कर रहे होते हैं, उसमें जब बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, है ना? और उसके बाद में था हमारा कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वंद। तो द्वंद में हमने ये बताया था कि द्वंद क्या है, कि जब दो जो है ना सकारात्मक उत्तेजना एक साथ में आती है, तो उस स्थिति में हमें निर्णय नहीं ले पाना या समझ में नहीं आना कि हम क्या करें, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं, ठीक है? सुरक्षा युक्ति, डिफेंस मैकेनिज्म का हमने बात किया था, याद होगा शायद कल के क्लास में, है ना? जो भी बच्चा क्लास नहीं देखा है, ठीक है, आज वाला जितना भी रिवीजन कर रहे हैं, कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तुम लोग जाकर के पहले रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है? पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ऐप पे, ठीक है ना? तो सुरक्षा युक्ति का मतलब होता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब हमने बताया था कि आपका लक्ष्य जो होता है, उसको प्राप्त करने के क्रम में एक सुरक्षा के लिए कोई छोटे चीज को हथियार लेना क्या है? सुरक्षा युक्ति है, जिसको हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म में अच्छा उदाहरण दिए थे कि आपके जीवन में आपका गोल है आईएएस बनना, बट दरोगा की नौकरी जब निकल गई तो आपने उसमें फॉर्म भरा और आपका सिलेक्शन हो गया, तो दरोगा की नौकरी पकड़ लेना क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है ना? लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म भी दो टाइप का हुआ करता था, एक था प्रत्यक्ष विधि और दूसरा था अप्रत्यक्ष विधि। एक था डायरेक्ट मेथड और एक था इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हम लोग चेतन काम करते थे कि अचेतन? तो डायरेक्ट में हम लोग चेतन वाला काम करते थे, मतलब तुरंत जो हमारे समस्या का समाधान दे रहा हो, तो वो हमारा किस में आ रहा था? डायरेक्ट मेथड में आ रहा था। और इनडायरेक्ट में कहा चले जा रहे थे? अनकॉन्सियस में, यानी अचेतन में, कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, बाद में होगा। वो कौन था? अचेतन था, ठीक है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कहानी को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद में हम आपको बताए थे कि अप्रत्यक्ष विधि के भी कई सारे क्या है? रूप है। सबसे पहला रूप हमने चर्चा किया था किसके बारे में?
तो सबसे पहला चर्चा किया था कि जो है ना तर्क शक्ति का मतलब रेशनलाइजेशन, इसके बारे में बताए थे कि अपनी गलती का छापा किसी दूसरे के ऊपर मार देना। जैसे आपने सीटेट में फेल किया, नाम के कर आदित्य सर के, क्योंकि सबसे कमजोर आदमी तो हम ही है कि हाँ सर अच्छा नहीं पढ़ाए थे इसलिए फेल कर गए। तो ये क्या है, कंपन रेशनलाइजेशन। दूसरा था कौन सा, दमन, है ना, रिप्रेशन, जिसमें हमने बताया था कि जब कष्टदायक यादों को, भावनाओं को जब आप दफना देते हैं, कभी याद नहीं आता है वो आपको, उसको हम क्या कहते हैं, दमन। और दूसरा था क्या, समन। समन में हमने बताया था कि तुम भूलना तो चाह रहे हो लेकिन भुला ना पा रहे हो, वो कौन था, समन। क्षतिपूर्ति का मतलब बताया था कंपनसेशन, हाइट छोटा है तो बड़का हील वाला सैंडल पहन लेना, क्या है, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, है ना। जैसे एक जगह का क्षति दूसरे जगह क्या करना, पूर्ति करना, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपनसेशन। जैसे सुनार के दुकान में तुम जाओगे तो सोना का दाम जो है, ठीक है ना, वो कहे सोना का रेट ये चल रहा है लेकिन ठीक है हम आपको इतना ही दे देंगे, लेकिन मेकिंग चार्ज बढ़ा देगा। तो क्या किया, क्षतिपूर्ति किया, एक जगह कम किया दूसरा जगह मार दिया। चिन्हा पर्चे की दुकान में जाता है, वो बोलता है 335 रुपए फलाना चीज बेच रहे, आपको 330 में दे देंगे, लेकिन क्या होगा, भाड़ा 200 रुपए की जगह पर 250 जोड़ देगा, भाई क्षतिपूर्ति तो करेगा वो, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। आत्मीकरण और तदात्मीकरण में हमने बताया था कि आत्मीकरण तदात्मीकरण में बच्चा किसी को आदर्श मानता है, आइडियल मानता है, और उसी के अनुसार वो अपने व्यवहार को ढालता है। जैसा जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, जैसी पर्सनालिटी होगी, सेम एज इट इज उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपने पर्सनालिटी को ढालना, क्या था, आत्मीकरण और तदात्मीकरण। हमने बताया था कि सलमान खान को अगर आप आदर्श मानते हैं तो सलमान खान की जैसा बॉडी बनाना, हेयर स्टाइल रखना, वगैरह वगैरह, दिस दैट, ठीक है। उसके बाद हमने बताया डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन, एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह उतार देना। जैसे ऑफिस में तुम्हारे बॉस ने तुमको बहुत ज्यादा डांटा, तो उस फ्रस्ट्रेशन को आपने कहाँ का निकाला, घर निकाला, अपने धर्म पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर मार दिया, पीट दिया, है ना, डांट दिया, तो क्या है, प्रतिस्थापन। स्थापन का मतलब ये होता है, यहाँ पर लिखा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक जगह का जो गुस्सा दूसरी जगह प्लेस कर देना, ठीक है। उसके बाद में था कौन सा, रिग्रेशन, प्रतिगमन। हमने बताया था कि जब आदमी उत्तेजित हो जाता है, यूं कहे तो भावनाओं को जब खो जाता है, गुस्सा में आ जाता है, तो बच्चों जैसा व्यवहार करने लगना है। मतलब एक परिपक्व व्यक्ति में बाल अवस्था या शैशवा अवस्था टाइप वाला गुण जब आ जाएगा तो वो कौन है, प्रतिगमन है, ठीक है। उदातीकरण में हमने बताया था कि बच्चा का जो नेचर होता है उसके अनुसार उसकी क्या करना, संभावना को व्यक्त करना। कि अगर कोई बच्चा शुरू से बहुत ज्यादा नटखट है तो क्या कर रहे हैं हम, नटखटापन को हम सोच रहे हैं कि भाई ये बाद में चलकर क्या बनेगा, बॉक्सर बनेगा, गुस्सैल प्रवृत्ति का, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई थी और यहां तक टॉपिक भी हमारा समाप्त था। आज का टॉपिक होगा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ठीक है ना। आज का टॉपिक क्या होगा, पर्सनालिटी। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व, ठीक है। मनोहर जी हमने आपको, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है ना। 95 252 10 342, 95 252 10 342, 9525210342, पिछले 10 साल से यही नंबर है। इसको सेव कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आज का टॉपिक क्या है, पर्सनालिटी। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व, है ना। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। और व्यक्तित्व आखिर होता क्या है, पर्सनालिटी आखिर होता क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। 5 मिनट आप लोग एकदम नोट्स पर ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। पर्सनालिटी क्या होता है ना। जैसे देखो हम तुम्हारे सामने अभी खड़े हैं, मेरा पर्सनालिटी कैसा है, एकदम बकलोला टाइप है। तो अगर हम आपके सामने खड़े हैं तो आम लोग जो है ना पर्सनालिटी का चुनाव कैसे करता है, इधर से ये बहुत खाली है ना। आम लोग जो है ना पर्सनालिटी का चुनाव कैसे करता है, जैसे हम देखने में कैसा है ना, स्मार्ट है कि नहीं, हैंडसम है कि नहीं, हमारा पेट तो नहीं निकला हुआ है ना, उसके बाद में हम काले तो नहीं है ना। तो इस टाइप का पर्सनालिटी लोग दुनिया में देखता है कि कोई बंदा अगर स्मार्ट है, हैंडसम है, लंबा है ना, पेट नहीं निकला हुआ है, पूरा बॉडी सॉडी बना करके रखा है, एकदम 6 पैक 8 पैक 10 पैक रखा हुआ है, तो लोग उसको देखने के बाद में कह देता है कि अरे वाह इसका पर्सनालिटी कितना अच्छा है ना। लेकिन पर्सनालिटी वह पर्सनालिटी, सुंदरता या शारीरिक संरचना को केवल आप पर्सनालिटी नहीं कह सकते। लेकिन आमतौर पर लोग पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करता है अपने आम जीवन में, ऐसे ही जो व्यक्ति देखने में जितना सुंदर, लड़की सुंदर, लड़का स्मार्ट होगा,
तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार में वो कहना गलत है। केवल आप शारीरिक स्ट्रक्चर, शारीरिक ढांचा और शारीरिक सुंदरता, सौंदर्यात्मकता से किसी का पर्सनालिटी आप डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। कोई व्यक्ति देखने में भले स्मार्ट हो, है ना, बॉडी बिल्डिंग करता हो, अच्छा फिजिक हो उसका, लेकिन उसके बावजूद उसमें इंटरनल क्वालिटी नहीं हो, अंदर से हो सकता है कि 2 नंबर वाला काम करता हो, किसी का सुपारी लेकर के शूटिंग करता हो, सुपारी लेकर के जान मारने का काम करता हो, तो बताओ वो देखने में अच्छा, इसका मतलब क्या, उसका पर्सनालिटी अच्छा हो गया क्या, उसका व्यक्तित्व तो अच्छा हो गया क्या? नहीं। लड़की देखने में भले सुंदर है लेकिन भीतर से झगड़ाऊ है, तो उसको पर्सनालिटी आप अच्छा कहिए क्या है? तो सवाल ये है कि आपका शारीरिक संरचना के साथ साथ में इंटरनल क्वालिटी के ऊपर भी आपका पर्सनालिटी डिपेंड करता है। अगर ऐसा होता तो फिर शादी विवाह तो केवल सुंदरता पर हो जाता भाई। भाई लड़के वाले जब लड़की को देखने जाते हैं तो उसके साथ में बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, है ना। एगो 55 साल के बाबा भी जाते हैं, और उसके बाद में एक 30-35 साल के वो अंकल भी जाते हैं, एगो तो अगर दोस्तवा रहबे करेगा, है ना। हाँ। अब तीनों का नजरिया अलग अलग है। देखो अब क्या है कि नजरिया अलग अलग इसलिए कि तुम सोचो, जो उसके चाचा गए हैं ना, जो अभी वर्किंग पीरियड में है, मतलब अपने आप को अभी सेटल्ड किए हैं, तो उनमें इतनी परिपक्वता है कि आदमी को जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो वो उस लड़की से सवाल क्या पूछेंगे कि कहाँ तक पढ़ी लिखी है, क्या कोर्स की है, कौन सा ऑनर्स की है, कौन सा विषय पढ़ी है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो कौन, लड़का के चाचा, जिनका उम्र कितना होना चाहिए, 35 से 40 साल, वो यही बात पूछेंगे। एजुकेशन पर वो फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक। उसके बाद में जो उसके दादाजी है, लड़का के दादाजी जो एकदम वृद्ध हो गए हैं, वो जाएंगे, तो ये नहीं पूछेंगे कि ग्रेजुएशन कौन ऑनर्स है, फलना चिलना दिस डेट ना, बउआ तोरा नाना के नाम कथी बा, है ना। तो नाना के नाम वो पूछेंगे, उसके दादा के नाम वो पूछेंगे, उसके बाद वो पूछेंगे कि तुम्हारा ममहर कहाँ है। समझ रहे ना। अब देखो, एक वृद्ध व्यक्ति जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इस बात का अनुभव होता है कि जेनेटिकल प्रभाव से भी व्यवहारात्मक सोच आप में क्या होता है, विकसित होता है। अब जैसे तुम्हारे नाना जी का नाम वो जान गए ना, तो अच्छा फलना गांव में, अच्छा 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 अच्छा, ओ हो, बाप रे बाप, ओकर बाबू तो बड़का गुंडा रहे। समझ रहे ना। अब वो दादाजी इस बात पर फोकस करते हैं कि इसका जहां ममहर है, एक नाना बड़ी खूंखार गुंडा था, अब ओकर नतनी है, मतलब गड़बड़ तो है। समझ में आ रहा ना। तो क्या है, अब तुम कहोगे कि सर उसके नाना से लड़की का क्या मतलब, लेकिन ना मतलब है। ये बात तोरा ना समझ में आएगा, ये बात दादाजी के समझ में आता है। दादाजी को इतना अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं अनुवांशिकता का प्रभाव, अब उसके नाना भले गुंडा थे, बड़का शूटर थे, है ना, सुपारी लेकर के गोली मारने का काम करते थे अपने जमाने में, और उसकी नतनी है, मतलब कुछ ना कुछ तो लक्षण आया होगा, है ना। उस आधार पर देखिएगा कि वृद्ध व्यक्ति जब जाता है अगुवाई में ना, तो पहले आपसे ये पूछेगा दादाजी का नाम, नाना जी का नाम, ममहर कहाँ है, फलना चिल्ला दिस डेट, उनके पापा जी का विवाह कहाँ हुआ, इन सब चीजों पर, खानदानी रहस्य पर ज्यादा जोर देता है। और तुम्हारा दोस्तवा क्या रहेगा, ओकर न पढ़ाई से मतलब है और न ओकरा ममहर ददहर से मतलब है। ओकरा मतलब कहती कि भाई सुंदरता है, ठीक है ना। ओकर फोकस खाली किस चीज पर है कि लड़की देखने में कैसी, एकदम ऑनलाइन रहेगा। हाँ अभी आ गई है, बैठी है, सामने है, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता चल रहा है, उधर से वो लिखेगा बतिया है कि नहीं, तो अभी 5 मिनट में बात करेंगे, रुक जाओ, है ना। अब उसका फोकस केवल और केवल किस पर है कि लड़की देखने में सुंदर है कि नहीं। वो इस बात का सच्चाई वाला रिपोर्ट देता है कि भैया फोटो जो तुम देखा था ना, वो से एकदम अलग है, वो में पूरा बनावल है, रियल में उतना सुंदर ना है। तो इस बात का सूचना कौन देगा, लड़का का दोस्त देगा। देखो तीनों का परसेप्शन अलग अलग आ रहा है, दादा का परसेप्शन अलग है, अंकल का परसेप्शन अलग है, लड़का के दोस्त का परसेप्शन अलग है। तो ये तीनों मिलाकर के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये बात समझ लो। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आपके अनुवांशिकता से संबंधित आपके, अच्छा दादाजी जाते हैं ना, तो ये भी चीज देखते हैं कि लड़की का घर कौन एरिया में है ना, अगल बगल के लोग कैसे हैं। अच्छा कभी कभी तो ये है कि आपने देखा होगा कि जब लड़की वाले के घर 2 4 5 आदमी देखने जाते हैं, तो देखिए खाना उना खाकर लोग बाहर टहलता है ना, तो टहलते टहलते पड़ोसी अड़ोसी से खबर ले लेगा, है ना। और यह काम सबसे ज्यादा केकर है, दादाजी का, है ना। अगल बगल से इसे खैनी बनाते बनाते जाएंगे, और बाद में पूछेंगे कि अच्छा ये आपका यहीं पर घर है,
कैसा आदमी है ये, है ना। थोड़ा देर दोस्ती करने के बाद में, थोड़ा दोस्ती करने के बाद में, हेलो हाय करने के बाद में, समाचार पूछने के बाद में धीरे 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 उस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि हाँ हमारा पोता का शादी होने वाला है इसी घर में, कैसा लोग है ना। पड़ोसी और उसी से भी पता। इसका मतलब ये है कोई इन्वायरमेंट को चेक करे कि यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का पर्यावरण कैसा है, कौन कास्ट के लोग एक जगह बसा हुआ है, यो बात है। वहां का इन्वायरमेंट क्या है ना। अगर मान लो कि तुम कितनो बड़का धनी आदमी हो और तुम्हारा जहां पर घर है वहां का सामाजिक रीति रिवाज सही नहीं है, वहां का कल्चर सही नहीं है, पर्यावरण सही नहीं, इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो दादाजी को वह इलाका पसंद नहीं है भाई। क्योंकि उसको उनको यह अनुभव है कि परिवेश जैसा होता है ना, उसी के अनुसार व्यक्ति में क्या होता है बताएगा, परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। समझ में आ रहा ना। तो हमारे कहने का मतलब, तीन आदमी देखने गया, तीनों का परसेप्शन अलग अलग यार। तो तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्तित्व केवल देखने से हो सकता है? नहीं। पर्सनालिटी वह नहीं जो आप में दिख रहा हो, पर्सनालिटी वह है जो आपके बाहरी शारीरिक संरचना के साथ साथ में आंतरिक गुण को भी आपके सामने रखता है। इंटरनल क्वालिटी आपका क्या है और आप देखने में कैसे, दोनों का जोग क्या है, पर्सनालिटी। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे तुमने सुना होगा मिस वर्ल्ड का नाम, मिस यूनिवर्स का नाम सुना है ना। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ओ हो। ठीक है ना। तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का नाम आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड सुंदरी। मिस वर्ल्ड का मतलब विश्व सुंदरी, मिस इंडिया का मतलब इंडिया सुंदरी, भारत सुंदरी कहते हैं ना। तो इसका मतलब तुम्हारे मन में क्या परसेप्शन आता है भाई, कि अगर मिस वर्ल्ड का नाम अगर पेपर में अनाउंस हुआ कि, तो आप लोग के दिमाग में तो यह था कि विश्व की सबसे सुंदर आदमी है, सबसे सुंदर लड़की है, यही बात दिमाग में आता है। लेकिन पेपर में जब आपने उसको देखा तो आपको लगा कि रे भाई एकरा से सुंदर तो हमारा मोहल्ला घर के बगल में है। तो आपके घर के बगल वाली फिर मिस वर्ल्ड काहे नहीं बनी, और वह लड़की क्यों मिस वर्ल्ड बन गई? क्योंकि भैया तुम्हारे घर की बगल वाली केवल देखने में सुंदर है, बाकी ओकरा पास जो क्वालिटी है ना, जो अभी बनी है मिस वर्ल्ड, वह क्वालिटी शायद तुम्हारे बगल वाली के पास ना हो। इसीलिए तो तुम्हारी बगल वाली है, और वो क्या बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है। तो इसका मतलब क्या है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का जब चुनाव होता है तो केवल यह नहीं देखा जाता है कि हाँ आप देखने में कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है, नहीं। उसके साथ साथ में देखा यह भी जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में उसके इंटरनल क्वालिटी कुछ तो अलग होना चाहिए जो दुनिया में नहीं है, उसी का चुनाव करके हम आगे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स तक लेके जाते हैं। तो वहां पर व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे हो रहा है, तुम बताओ? केवल देखने से हो रहा है व्यक्तित्व का परीक्षण? नहीं ना। गुणात्मक मतलब बच्चा के क्वालिटी बेस को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई व्यक्तित्व हम उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति के बाह्य शारीरिक संरचना के साथ साथ में आंतरिक गुणों का जो जोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। यहां तक की कहानी आप लोग को समझ में आया कि नहीं, बताओ? आया ना समझ में? अब देखो, पर्सनालिटी एक इंग्लिश वर्ड है, और पर्सनालिटी जो है वो परसोना सबसे बना है। परसोना एक लैटिन वर्ड है, परसोना से बना पर्सनालिटी। किससे बना? परसोना से पर्सनालिटी। तो परसोना का मतलब होता है मुखौटा। क्या होता है भाई? मुखौटा। अब मुखौटा आप लोग समझते हैं, आप सब लोग मुखौटा का यूज जरूर किए होंगे। जब आप 5 साल 7 साल 8 साल के थे तो दशहरा के मेला में घूमने जाते थे, घूमने जाते थे तो इसे बाघ शेर का मुखौटा बिकता था, ऐसे रबर पीछे फंसाने वाला। बच्चा सब ऐसे पहन लेता था, बोलता था हाँ हम बाघ है, ऐसा वाला। तो क्या होता था कि बाघ का मुखौटा पहन करके, अच्छा तुमने कभी ऐसा देखा है क्या कि बाघ का मुखौटा पहन करके कोई बच्चा वो बाघ वाला जो मुखौटा पहन लिया और उसके बाद में वो बोल रहा है म्याऊ, बिल्ली वाला आवाज निकाल रहा हो? नहीं। क्यों? तुमने ध्यान दो। अरे यार, बाघ का मुखौटा पहनकर किसी को बिल्ली का आवाज निकालते हुए आपने देखा? नहीं देखा। वो बाघ का ही आवाज निकाल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर में ये थोड़ा देर क्लियर रहा है कि भाई बाघ का मुखौटा मतलब आवाज भी कैसा निकलना चाहिए, बाघ जैसा निकलना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पर्सनालिटी इस बात को डिसाइड कर रहा है कि आपकी जैसी संरचना और मुखौटा होंगी, आप में कल्चरल गुण जो है ना, प्राकृतिक गुण भी उसी बेस पर आएगा। तो ये जो परसोना, जो मुखौटा शब्द है ना, ये सबसे पहले यूज किया था आदि मानव लोग। आदि मानव लोग जब जंगल में रहते थे ना, तो वो लोग जानवरों से बचने के लिए, जंगल में तो आप जानते हैं खूंखार जानवर लोग रहता है, तो खूंखार जानवरों से बचने के लिए लोग क्या करते थे कि अपने मुखौटा को अलग अलग तरीके से बदलते थे। जैसे कैसे? जैसे आग जला करके राख बना लिया, राख से अपने चेहरा पे एक वैसे तीर मारा, एक वैसे तीर मारा,
एक वैसे चंदन कर लिया, एक वैसे कर लिया, एक वैसे कर लिया, पूरा शरीर में ऐसे, है ना। और उसके बाद में 2-3 को पत्ता इस पर पहन लिया, 2-3 को पत्ता इस पर पहन लिया, है ना। और उसके बाद में वो जा रहा, बाघ उसको देखा आदमी को, जैसे बाघ आया, आदमी देखा, आदमी बाघ जो है, बाघ को लगा कि भाई ये तो हमरा से ज्यादा खूंखार लग रहा है, देखने में अजीब है। तो बाघ को यह पता ना चले कि यह आदमी है, यह हमारा भोजन है, उसको लगता था कि यह हमसे भी खूंखार जानवर है। तो क्या किया, अपने मुखौटा को चेंज किया था, किसके लिए, जानवरों से बचने के लिए। बस वही मुखौटा शब्द हमारे पास में चलकर आया और उसी परसोना से बन गया क्या, पर्सनालिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब होता है बाह्य शारीरिक संरचनाओं के साथ साथ में आंतरिक गुणों का योग क्या है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस या नो। इतना तक पता, मुजवानी तुमको इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। पर्सनालिटी के अगर फुल फॉर्म को हम देखें तो हम कहेंगे पी फॉर पर्सन, ठीक है ना। और ई फॉर हम क्या कहेंगे बताइएगा, इंटरनल, है ना, बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। ई फॉर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कह दीजिए, क्योंकि बाह्य आंतरिक, पर्सनालिटी केवल बाह्य भी नहीं है और केवल आंतरिक भी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि बाह्य प्लस आंतरिक गुणों का जोग ना पर्सनालिटी है। फिर उसके बाद में आर फॉर हमने कहा क्या बताइए, रूड, मतलब पर्सनालिटी किसी व्यक्ति का रूड मतलब गुस्सैल भी हो सकता है, और कोई व्यक्ति हैप्पी फीलिंग वाला भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को आप एक को गाली दीजिएगा तो 10 को दे देगा तुरंत, और किसी व्यक्ति को 10 को दीजिएगा तो एक को नहीं देगा, दो टाइप का व्यक्ति है। और इस पर हमने कहा सोशल, सामाजिकता। तो बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जिसमें सामाजिकता आपको देखने को मिलेगा। हाँ हाँ सर, मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ ठीक है, भेजिए ना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया बताइएगा, तो ये हो गया हमारा रूड, है ना। एस फॉर क्या, सोशल। सोशल का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जो समाज से इंटरेक्ट करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका समाज से कोनो मतलब ना है। अब मनुष्य कौन सा प्राणी है भाई, सामाजिक प्राणी है। असामाजिक प्राणी होने के बाद तुमको समाज से कोई मतलब नहीं होगा, तो तुम कहां जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, अवसाद में जाओगे, टेंशन में रहोगे। इसीलिए अच्छे दोस्त बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों, अच्छा दोस्त दो गो चीज में काम देता है। एगो तो आप सबसे ज्यादा जब दुखी हो जाइए तो अपने अच्छे दोस्तों के साथ अपना समय बिताइए, और दूसर का, जब आप खुद से अपने आप को प्रोग्रेस कर लिए है, अपने आप को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिए है, तो उस समय भी अपने दोस्त के साथ रहिए। क्यों, उस समय अपने दोस्त के साथ रहिएगा ना तो आपको दोस्त को ये लगेगा कि भाई इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी हमारे साथ अभी भी ये समय बिता रहा है, मतलब आपके दोस्त को अच्छा लगेगा, तभी तो बुरा वक्त में आपको काम देगा, है ना। आदमी को घमंड केवल इसी बात पर होता है कि थोड़ा सा उपलब्धि मिला, बाकी को छोड़ दिया, अलग अलग फिजिक में वो जा करके अलग अलग दोस्त बनाना तैयार कर लेते हैं। लेकिन मेरे यारो ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुमको दुख में साथ देता है ना, सुख में भी उसको जरूर याद करो, तभी तो हो सकता है। देखिए सुख दुख तो है, वो जीवन का मिश्रण है। आज बहुत हाइप पर है आप, समय ऐसा आता है कि 5 साल में सीधे डाउन हो जाएंगे आप। तो समय समय की बात है, बहुत सारे व्यक्ति को आपने जीवन में भी देखा होगा कि वो कुछ भी किसी लोग को नहीं समझता था, लेकिन 5 साल में पूरा जीरो बट्टा सन्नाटा हो गया। इसलिए अपने आप पर कभी घमंड नहीं, रावण का जब नहीं चला तो तुम्हारा कहां चलेगा, है ना। तो यहां पर क्या है, सोशल, सामाजिक होना चाहिए पर्सनालिटी हमारा। ओ फॉर क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाह्य वातावरण से इंटरेक्ट होना चाहिए। एन फॉर हमने कहा क्या बताएगा, तो नॉटी, मतलब कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो शरारती टाइप के भी होते हैं। ए फॉर एक्टिव, सक्रिय होना चाहिए। एल फॉर क्या, लोयल, लोयल का मतलब क्या होता है, ईमानदार होना चाहिए। आई फॉर क्या कहा, इंट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड का मतलब क्या होता है, अंतर्मुख होना चाहिए। और टी फॉर क्या कहा बताइएगा, टैलेंटेड मतलब होशियार। और यू फॉर, वाई फॉर हमने कहा यू, मतलब ये सारा कहानी किसका जो है ना ये है, तो ये है बताइएगा तुम का यानी यू का, ठीक है ना। 2 मिनट का आप हमको समय दीजिएगा।
ठीक है, अब देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति कुमारी हम कराते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सभी बच्चे यूट्यूब पर क्लास करते हैं शाम को। आइए, तो यहां पर हो गया क्या, एल फॉर लोयल। लोयल का मतलब क्या होता है, ईमानदार। कुछ ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जो बहुत ज्यादा लॉयलिटी होता है, इसमें ईमानदार होता है। आई फॉर हमने कहा, बताइएगा, इंट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुख। अंतर्मुख का मतलब कुछ ऐसे पर्सनालिटी है जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और आई और टी फॉर हमने क्या कहा, टैलेंटेड, होशियार। कुछ ऐसे पर्सनालिटी है जो बहुत ज्यादा होशियार भी होते हैं। और ये सब की कहानी किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, है ना। तो ये पूरा जो है ना पर्सनालिटी का हमारा फुल फॉर्म हो गया। अब मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार में कैसे परिभाषित किया है, इसको समझिएगा। मतलब मेन मुद्दा तुम समझो यारो, ये सबको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तुम हमारा बात समझो कि पर्सनालिटी क्या है, एक लाइन में कि सर पर्सनालिटी पर्सोना सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। सीधा समझो कि पर्सनालिटी क्या है, तो व्यक्ति के बाह्य शारीरिक संरचना के साथ साथ में आंतरिक गुणों का योग व्यक्तित्व कहलाता है। बस इतना ही तो याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अब देखो, ये सब बातें अगर तुमको याद करना होगा तो कर लेना, नोट्स में हम लिखती हैं कि शब्द व्यक्तित्व लैटिन भाषा के कोना कोना से लिया गया है, बताएगा, परसोना से लिया गया है। आपको पता होगा परसोना का मतलब क्या होता है, तो परसोना एक क्या है, लैटिन वर्ड है। अरे कैसे हो गया है, पेन नहीं आ रहा है, अच्छा, हाँ। तो परसोना यहाँ पे देखो, लैटिन शब्द किससे बना है, परसोना से लिया गया है। और जिसका अर्थ क्या होता है, बताएगा, जिसका अर्थ होता है, वो वाला गेट थोड़ा खड़ा कर दीजिए, तो बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है आंख पर। प्रदर्शन करते समय एक अभिनेता द्वारा मुखौटा है ना। तो सीधी बात है, मुखौटा का मतलब वही हो गया जो हमने आपको बताया, कौन सी बात, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के लिए उसके अद्वितीय समायोजन को क्या करता है, निर्धारित करती है। सब बकवास बात है, सब याद रखने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। बस फॉर्मेलिटी के लिए हमने इसको नोट्स में लिखा है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। इसको याद करने पर ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आगे आइए, नेक्स्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, बताइएगा। तो देखो, हमने कहा कि जो हमारा पर्सनालिटी होता है ना, वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है डायनेमिक पर्सनालिटी, और इधर आके बैठ जाइए, इधर जगह है ना। एक होता है हमारा डायनेमिक, और एक होता है हमारा कौन सा, बताइएगा, स्टैटिक, है ना। अब डायनेमिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, दोनों के बारे में समझो। देखो, समझिए, डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल गतिशील हो। स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि रिजिड, यानी स्थिर। स्थिर का मतलब ये हुआ कि अपने आप को कभी चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आप में। क्या किया था समायोजन, कुछ समायोजन में रिजिड उसको कहेंगे। लेकिन गतिशील, डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि कहीं भी अपने आप को उस वातावरण में क्या कर लेना, ढाल लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां तक की बातों को आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं व्यक्तित्व के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला पर्सनालिटी का लक्षण क्या है, तो आंतरिक, किसी व्यक्ति के अंदर। पहला लक्षण क्या है, पर्सनालिटी किसी व्यक्ति के अंदर भी दिख सकता है। मतलब उससे बात कीजिएगा, उससे थोड़ा सा गप सप, थोड़ा सा तर्क वितर्क कीजिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा, तो उसका इंटरनल पर्सनालिटी आपको क्या चलेगा, पता चलेगा, ठीक है ना। दूसरा ये कि पर्सनालिटी का एक लक्षण ये भी है कि पर्सनालिटी अद्वितीय हो सकता है, यूनिक हो सकता है। जैसे किसी किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी बहुत ही यूनिक होता है, मतलब दुनिया से कुछ अलग, है ना। हजार के भीड़ में वो आदमी दिख जाता, तुमको लगे कि कुछ तो अलग है इसमें, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय पर्सनालिटी, है ना। गतिशील होता है, पर्सनालिटी गतिशील होता है, मतलब डायनेमिक भी हो सकता है। गतिशील का मतलब ये हो गया कि समय के अनुसार जो अपने आप को परिवर्तित कर ले। और यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी पर्सनालिटी स्थिर नहीं होता है। अब तुम सोचो यार, स्थिर कैसे हो जाएगा, पर्सनालिटी स्टैटिक कैसे हो सकता है, डायनेमिक होगा। अब आप बताइए कि आप 10वीं क्लास में जब पढ़ते थे, तो आपकी जो पर्सनालिटी उस समय थी, क्या वही पर्सनालिटी अभी भी है, क्या नहीं। आप पे परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जो यह कह दे कि सर हम 10वीं क्लास में जैसा दिखते थे वैसे ही अभी भी दिखते हम, बताओ। नहीं ना, कोई ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायनेमिक है, तभी तो आप परिवर्तित हुआ, आप में तभी तो आप में परिवर्तन हुआ। तुम जाकर के आज देख रहे 10वीं क्लास के फोटो को देख लो एडमिट कार्ड में, और अभी का फोटो तुम देख लो, तुमको जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा कि हमें क्या परिवर्तन हुआ है।
तो केवल फिजिकल चेंजेस तुम में नहीं हुआ, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ में इंटरनल क्वालिटी में भी ग्रोथ हुआ। जैसे उस समय की स्थिति ये थी कि तुमको 2 घंटा पढ़ाई करने में हालत खराब हो जाता था, लेकिन अब तुम 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। उस समय तुम्हारे पास में बोलने का तरीका, तहजीब, ढंग, लहजा नहीं था, अब तुम्हारे पास में ये सब चीजें आ गए। तो ये सब किसका देन है? पर्सनालिटी का देन। पर्सनालिटी हमेशा चेंजेबल है मेरे लाल। जब तक यह बात जान लीजिए कि जब जन्म लेते हैं तब से लेकर के जब तक आप इस धरती पर रहेंगे तब तक आपका पर्सनालिटी चेंज होते रहेगा। आप कहिएगा सर कैसे? अरे भाई तुम एक बात दिमाग में रखो कि 10 साल के उम्र का व्यवहार, 45 साल की उम्र का व्यवहार, अब 55 साल की उम्र के व्यवहार, आदमी एक गो है, लेकिन 10 साल में उसका व्यवहार कुछ अलग था, 45 साल में अलग है, 55 साल में अलग है। बताओ चेंज हुआ कि एक ही जैसा है? चेंज हो रहा है ना, तो बस हो गया ना। तो इसको डायनेमिक ही तो हम कहेंगे, इसको गतिशील ही तो कहेंगे। स्थिर जब होता ना तो जैसे हम 10 साल में होते ना वैसे अभी भी होते, जैसे हम 15 साल में होते ना वैसे 25 साल में भी होते, जैसे 25 साल में थे ना वैसे 55 साल में भी होते। बट ऐसा है क्या? नहीं। आप खुद देखिए अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन आपको आया होगा, और अभी आपको लग रहा है अरे यार 10वां में हम कैसा थे, फिर जब तुम 10 साल के बाद देखोगे अपने अरे यार हम सीटेट के पढ़ाई कर रहे थे उस समय कैसा थे, फिर जब उसके 10 साल बाद देखोगे तो करे नौकरी लगा था तो हम कैसा थे। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीजें क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, चेंज होते रहता है। इसीलिए पर्सनालिटी को हमने क्या कहा, तो पर्सनालिटी को हमने कहा कि भाई ये व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो है वो क्या होता है, तो पर्सनालिटी कुल मिलाकर के स्थिर नहीं होता है, बल्कि यह क्या है बताएगा, गतिशील है ना? क्लियर नहीं आ रहा है क्या? क्लियर नहीं आ रहा है? आवाज ठीक नहीं है क्या? बताइएगा। अभी देखिए, अभी आवाज ठीक है, अभी आवाज ठीक है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइएगा, पर्सनालिटी। अब बताइए यहां तक की कहानी समझने के बाद में आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो पर्सनालिटी सब समझ में आ गया हो। आ गया? एक बार फिर से रिवीजन करें। पर्सनालिटी पर्सोना सबसे बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा, है ना? बाह्य शारीरिक संरचना के साथ साथ में आंतरिक गुणों का जो को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व का लक्षण यानी यह आंतरिक होता है, यह अद्वितीय होता है, यह डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का मिला जुला उत्पाद कौन है? पर्सनालिटी है। बताइए यहां तक की कहानी समझ में आया? अब यहां तक की कहानी समझ में जब आ गया है तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आप टिप लीजिए, है ना? पहला क्वेश्चन आपके सामने एकदम टॉपिक वाइज का, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जो हम भाषण दिए है ना उसके हिसाब से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? ठीक है ना? एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, एक व्यक्ति के बारे में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक पहलू, शारीरिक और मानसिक पहलू। बताओ, अब कॉमन सेंस वाली बात है,
पर्सनालिटी में हमने कहा कि ऑल ओवर पर्यावरण प्लस आनुवंशिकता दोनों का देन है पर्सनालिटी। तो जब यहां पर कह दिया सभी पहलू, तो सभी में सामाजिक, मानसिक, नैतिक, भावात्मक, इमोशनल, संवेगात्मक सब शामिल हो जाएगा। अरे भैया तो तुम ये समझो कि रसगुल्ला है, अब बाकी एगो मीठा तो सब है, लेकिन एगो बतासा है, एगो लड्डू है। समझ में आ रहा? तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? रसगुल्ला के साथ में। सभी पहलू में कौन आ जाएगा? मानसिक भी शामिल, शारीरिक भी शामिल, सामाजिक भी शामिल, उसके बाद में भावात्मक भी शामिल, सब शामिल हो गया ना सभी पहलू में। तो पर्सनालिटी क्या है कि एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, मतलब पूरा पहलू को जोड़ करके हम पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाना होगा? हमको एक के साथ में जाना होगा। क्योंकि देखो ध्यान दे बुआ, ध्यान दो, देखो ये बाकी जो 3 गो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 ऐसा आदमी है जो बाकी तीनों ऑप्शन को अपने में समाहित किया। तो मजबूत कौन हो गया? 1 हो गया ना, बाकी तो 3 गो कमजोर लग रहा है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएंगे कि पर्सनालिटी के बारे में कुछ और क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? बताओ। तो पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएंगे। अभी बोले हम आपको बताएं थोड़ी देर पहले। बताइए लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ होता है? अभी बताएं। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मास्क या मुखौटा। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मास्क या मुखौटा। अभी जस्ट बताएं, ठीक है ना। बताइए व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? बताइए। अधिगम और मतलब लर्निंग एंड ग्रोथ, या फिर बायोलॉजिकल स्टडी, या फिर रिमेडियल स्टडी, या फिर नॉन ऑफ दीज। देखो ये रिमेडियल स्टडी तो भाई तुम कहां छोड़ देते हो, आकलन मूल्यांकन में चले गए। 3 को तो ऐसे ही काट देंगे हम, धरती पर बोझ है। बायोलॉजिकल स्टडी केवल पर्सनालिटी होता नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया बायोलॉजिकल प्लस इन्वायरमेंट दोनों का उत्पाद कौन है? पर्सनालिटी है। तो 2 भी काट दिया करो। जब ये दोनों कट गया तो नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, तो होगा कौन भाई? अधिगम माने सीखना और ग्रोथ। सीखना और ग्रोथ, जो आप सीख रहे हैं वो आपके पर्सनालिटी का भाग है, जो आप में ग्रोथ हो रहा है वो भी आपके पर्सनालिटी। अरे अभी ने बताए हैं कि 10 साल के उम्र में आप अपने आप को देखिए कैसा थे, और 25 साल की उम्र में आप अपने आप को देखिए कैसा थे। तो 2 गो चीज चेंज हुआ होगा, आप में वो चीज ग्रोथ हुआ होगा, और उसके बाद में कुछ ना कुछ अधिक जरूर सीखे होंगे। बोलो समझ में आ रहा ना? तो सीखना यानी लर्निंग एंड ग्रोथ ही तो पर्सनालिटी है मेरे लाल। अरे 25 साल 5 साल की उम्र में जो तुम थे, 15 साल की उम्र में हो, तो क्या परिवर्तन हुआ? तुम बहुत कुछ सीखा और तुम में ग्रोथ भी हुआ। पहले इतना बड़ा थे, अब इतना बड़ा, तो वृद्धि हुआ है और आप में सीखना हुआ है। तो पर्सनालिटी क्या है? अधिगम और वृद्धि ही तो पर्सनालिटी है। सो दैट्स व्हाई किसके साथ में जाएंगे? 1 के साथ में। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अरे थोड़ा दिमाग लगा देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताइए। व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है किसके साथ में? पर्यावरण के साथ में, कि जीवन के साथ में, कि प्रकृति के साथ में, कि ऑल ऑफ दीज। तो चूंकि पर्सनालिटी का लक्षण हमने डायनेमिक बताया था, और डायनेमिक आदमी जब होगा तो सब के साथ में एडजस्ट करेगा मेरे लाल। पर्यावरण के साथ में भी एडजस्ट, जीवन के साथ में भी, प्रकृति के साथ में भी। ऑल ऑफ दीज के साथ में हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है ना। हम आपको क्या बोलते हैं? गधा पढ़ाई नहीं करना है, जितना जरूरी है उतने पढ़ना है। हम अभी 5 मिनट का लेक्चर दिया, सारा क्वेश्चन उसी से ऐसा पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है? हम आपको बार बार कहते हैं कि यही चीज जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो एगो व्यक्ति तो पढ़ाने में 1.5 महीना लगेगा, लेकिन यहाँ पर 1 दिन में इसको खत्म किया था, लेकिन 1 दिन में सारा क्वेश्चन तुमको पकड़ में आ जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बताओ तो। बालक के व्यक्तित्व के नींव किस अवस्था में पड़ती है? बताइए। व्यक्तित्व के मतलब पर्सनालिटी का जो बेस है वो कौन अवस्था में स्टार्ट होता है? बताइए। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। देखो अब इसमें कहा शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड। अब बताओ शैशवावस्था किसको कहते हैं? बच्चा जन्म ले लिया मतलब शैशवावस्था में आ गया। बच्चा माँ के पेट से निकला, इस धरती पर आया मतलब शैशवावस्था स्टार्ट। अब बताओ लड़का खेल रहा है चुपचानी बिछौना पर सोया हुआ, में कौन पर्सनालिटी विकसित हो रहा है भाई? उसमें कोई उसको लग रहा है कि ना तकिए लगाओ भाई पीछे? बोल रहा है क्या 6 महीने का बच्चा? बोला कि मम्मी थोड़ा हाथ ऊपर करो, ऐसा करो। अरे भाई उसमें कोई पर्सनालिटी विकसित, शैशवावस्था में कोई पर्सनालिटी की बात हो ही नहीं सकता। बच्चा में थोड़ा परिपक्वता आएगा तब ना पर्सनालिटी आएगा। अरे जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब ना मार्केट जाने के पहले सेंट सूंट मार के स्मार्ट बन के जाते हैं।
पर्सनालिटी पर आप ध्यान कर देते हैं जब आप में मैच्योरिटी आ जाती है। वरना एक वो समय था कि आप अपने आप से अपना शर्ट नहीं पहनते थे, सही है कि नहीं बताओ आप? तो आप में मैच्योरिटी आएगा तभी तो पर्सनालिटी के ऊपर आप ध्यान देते हैं, समझ रहे ना? अब तुम सोचो, तुम 15 साल का जो बच्चा होता है, 17 साल 18 साल का, उसका अगर पेट निकल रहा है तो पेट अंदर करने के लिए वो भाई दौड़ लगा सकता है सुबह सुबह में, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा फिकर किसका है? पर्सनालिटी। हमने ऐसे आदमी कितना निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा ना? तो हमारे कहने का मतलब क्या हो गया कि शैशवा अवस्था में पर्सनालिटी का कोई लेना देना नहीं भाई। बच्चा जब परिपक्व होगा ना तभी पर्सनालिटी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? गर्भकालीन अवस्था। बताओ, अब बच्चा माँ के गर्भ में, वो में कौन पर्सनालिटी विकसित होगा? तो 2 नंबर भी काट लो। अब 3 नंबर कौन? बचपना अवस्था, चाइल्डहुड। मतलब हाँ, कहानी अब 6 साल 7 साल के बाद का हो गया। हाँ, तब तो ध्यान देना चालू कर देगा। 6 साल के बच्चा को देखेगा, बोलेगा ये पैंट नहीं पहनेंगे, वो वाला लाओ। कहता है ना, पैकेट वाला दो, पैकेट वाला। हमारे अब तुम सोचो, इस चीज को तुम समझने का प्रयास करो कि ये डिपेंड करता है जब बच्चे में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है तब। 7 साल का बच्चा कपड़ा पहनने के लिए हमेशा आधा घंटा नौटंकी करेगा कि हमको ये वाला चाहिए। तुम कहोगे कि ये भीगा हुआ है, सूखा हुआ नहीं, तो कहेगा नहीं हमको वही चाहिए, हमको वही वाला पसंद है, वही पहनेंगे। ध्यान देना चाहिए। लेकिन 6 महीना के बचवा में ये कहता है का कि ना ना ये वाला डायपर बड़ा कमजोर है, मजबूत वाला पहनाओ? कहेगा क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पर्सनालिटी कहाँ, पर्सनालिटी का न्यू जो पड़ता है ना, जो बेस तैयार होता है ना, वो कौन अवस्था में? चाइल्डहुड में, जब बच्चा 6 साल के बाद की अवस्था में जाता है। बचपना अवस्था हम उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे? 3 के साथ में जाए। देखो मेरे यारो, तुमको केवल जो है ना ऑप्शन नहीं मारना है, ठीक है ना? लॉजिक समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है। इन्फेंसी में क्यों नहीं हुआ ये बताए हम, गर्भकालीन में क्यों नहीं ये बताए, बचपना में क्यों हुआ ये बताए, कि कुछ मैच्योरिटी जब आएगा तभी अपने पर्सनालिटी के ऊपर क्या करता है? ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएंगे, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसका जवाब दिया जाए। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, बताइए। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन है? सामाजिक आर्थिक, या मनोवैज्ञानिक शारीरिक, या सामाजिक राजनीतिक, या फिर मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक? बताइए क्या होगा। अब ये क्वेश्चन पिछला बार फंसा हुआ था, फंसा हुआ था ना? कौन होगा बताओ? अब देखिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक का कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना? उसके अंदर राजनीति का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक का नहीं, सामाजिक आर्थिक मतलब सोशल इकोनॉमिकल। जैसा जैसा सिचुएशन में आप रहते। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट। मनोवैज्ञानिक मतलब क्या हो गया? साइकोलॉजिकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल। और यहाँ पर क्या हो गया बताएगा? फिजिकल, है ना? तो साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल, ये दोनों मिलकर के, क्योंकि मन का विज्ञान प्लस उसके साथ साथ में उसका फिजिक, ये दोनों का जोग हमारा क्या कहलाता है? पर्सनालिटी कहलाता है। हम लोग किसके साथ में जाना होगा? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आर्थिक से, इकोनॉमिक से कोई मतलब इसका नहीं है ना? इसीलिए हम लोग किसके साथ में जाएंगे? बी के साथ में। पिछला बार थोड़ा क्वेश्चन ये गड़बड़ हुआ था, है ना? 2 के साथ में जाना होगा। चलिए, अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गया। अब कहानी जब समझ में आ गया तो एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था क्रेचमर। क्या नाम था? क्रेचमर। क्या नाम था? क्रेचमर, क्रेचमर। अब क्रेचमर का वर्गीकरण जो है, उन्होंने वर्गीकरण किया है किसको? पर्सनालिटी को। अच्छा ये बात बताओ, अभी तक की कहानी में केवल हम आपको क्या बताए? इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी। तो आपको समझ में आया पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी किसे कहते हैं, पर्सनालिटी किससे बनता है, पर्सनालिटी का अर्थ क्या है, कहां से आया कहां गया, ये सब बात आपको समझ में आया। अब क्या होता है कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार में इस व्यक्तित्व का क्या किया है? वर्गीकरण किया है, उसको क्लासिफाई किया है। तो समझना पड़ेगा कि कौन मनोवैज्ञानिक। वो बात नहीं कीजिए, बात क्या कर रही है? ओए बात क्या है? बात नहीं कर, ठीक है ना? तो क्रेचमर के अनुसार में वर्गीकरण क्या है? तो क्रेचमर साहब जो है पर्सनालिटी को कैसे वर्गीकृत किए हैं? शारीरिक बनावट के आधार पर और उसके प्रकृति के आधार पर, मतलब नेचर के आधार पर। याद रखिएगा, क्रेचमर का वर्गीकरण किस पर बेस है? शारीरिक बनावट पर एवं किसके ऊपर? प्रकृति, उसके नेचर के ऊपर। इनका कहना यह था कि ये वो व्यक्ति होता है जेकर ना, जिसका पर्सनालिटी का प्रकार हम कहेंगे मिलनसार, है ना? इसको कहा गया स्थूल काय। एक नाम क्या रखा गया? स्थूल काय, है ना? जिसको बोलते हैं पिकनिक। ऐसे पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या करते हैं? स्थूल काय पर्सनालिटी टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति छोटे कद के स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है ना, उसका हाइट छोटा होगा,
है ना। और उसके बाद में बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। और उसके साथ में पराया, इसको जो है ना आराम करना बड़ी पसंद है ना। जितना छोट आदमी है तरीका मोट है, छोट मोट, ओकरा क्या है बताएगा, आराम करना उसको पसंद है। अच्छे व विनोदी, विनोदी स्वभाव का मतलब किसी से मिलजुल जाना तुरंत, हेलो कहाँ घर है, अरे वही जगह हम मामा के घर है ना। तो ये विनोदी स्वभाव का मतलब आप समझ लिए कि ये व्यक्ति ट्रेन में 1 घंटा का यात्रा कर रहा है, तो भाई उसके बगल में बैठा हुआ आदमी, उसके सामने में बैठा हुआ आदमी सबसे चीना परिचय कर लेगा, ऐसा व्यक्ति। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 घंटा की यात्रा करने के बाद बगल वाला का नाम भी नहीं जान पाया, कहाँ जा रहा है कहाँ। कुछ ऐसे व्यक्ति है जो पूरा डाटा एकत्रित कर लेगा, है ना। तो ये व्यक्ति कैसा होता है, विनोदी स्वभाव। विनोदी मतलब बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सॉफ्ट, किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाला व्यक्ति होगा। और उसके साथ में क्या होगा, मिलनसार होगा। इतना मिलनसार होगा, पार्टी में 1 घंटा समय बिताने के बाद नंबर एक्सचेंज कर लेगा, है ना। तो ये कौन है बताएगा, ये होता है पिकनिक, यानी स्थूल काय व्यक्तित्व का नेचर होता है। तो इसका नेचर क्या होगा, यह व्यक्ति कैसा होगा, कद में छोटा होगा, ठीक है। कद में छोटा होगा, इसका नेचर क्या होगा, आराम इसको पसंद है। विनोदी स्वभाव मतलब बहुत ही सरल, पॉजिटिव, सकारात्मक सोच का व्यक्ति होगा। और बहुत ही मिलनसार होगा, किसी से घुल मिल जल्दी जाएगा। तो ऐसे ऐसे इस तरह के नेचर वाले व्यक्ति को कौन से पर्सनालिटी में रखा गया है, स्थूल काय पर्सनालिटी हम उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थूल काय। हिंदी में स्थूल काय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिकनिक, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा होता है कौन सा बताएगा, एकांत प्रिय, है ना। एकांत प्रिय पर्सनालिटी का नेचर क्या होता है समझिएगा, है ना। ये जो है ना बड़ा शर्मीला होता है, मतलब एकांत प्रिय टाइप का जो पर्सनालिटी होता है, यह व्यक्ति में एक चीज देखा जाता है कि बहुत शर्माता है ना, किसी से जल्दी बात नहीं करेगा, है ना। उसके बाद में 2 4 10 आदमी के बीच में उसको बोलने के लिए कह दीजिए तो उसको बोला ना जाएगा, शर्मीला टाइप होगा, है ना। अब बहुत ही दुर्बल होगा। दुर्बल का मतलब जल्दी किसी से बात नहीं करेगा, जल्दी किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, जल्दी किसी से, मतलब इस तरह के व्यक्ति को आपने देखा होगा कि बिना बुलाए वो नहीं बोलता, है ना। और उसके बाद में बहुत ही दुर्बल होगा, चुपचाप रहने वाला। चुपचाप रहने वाला मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं, एकांत प्रिय होगा, भैया उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और अपने आप में खोया हुआ इंसान, है ना। वो हमारा कौन सा पर्सनालिटी, एकांत प्रिय पर्सनालिटी। वर्गीकरण किसका है, क्रेचमर का, ठीक है ना। तो एक वो आप समझ गए पिकनिक वाला, दूसरा आप समझ गए एकांत प्रिय वाला, तीसरा समझो एक होता है चुस्त, है ना, एथलेटिक, जिसको हम बोलते हैं सुडौल व्यक्तित्व का व्यक्ति। अब सुडौल यानी एथलेटिक पर्सनालिटी का व्यक्ति जो होगा, उसमें क्या क्या जो है नेचर होगा, तो ये शारीरिक दृष्टि से बहुत ही हिष्ट पुष्ट होगा, मतलब ये बॉडी सॉडी इसका एकदम पूरा इसे समझ रहे ना। तो बॉडी सॉडी इसका पूरा मतलब ये ठीक ठाक रहेगा। और उसके बाद में दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही दृढ़ निश्चय होता है। दृढ़ निश्चय का मतलब समझते हैं, मतलब वो कहावत सुने ना कि कल करो सो आज करो सो अभी। हाँ, तो एकरा में ही गुण रहेगा। इसीलिए आप देख लीजिएगा जितना भी खिलाड़ी होता है ना, जो जो भी एथलेटिक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, हॉकी खेलने वाला, वॉलीबॉल खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, बॉडी बनाने वाला, जिम करने वाला व्यक्ति, ये सब समय का बड़ा पक्का आदमी होता है। मतलब 6 बजे जिम जाना है तो जाना है, नशा है वो, समझ में आ रहा ना। इस टाइप का वो व्यक्ति होगा। तो समय के साथ में ये कोई समझौता नहीं करता है। अगर आपको कह दिया कि हम 6 बजे आएंगे तो 6 बजे वहां पर वो पहुंच जाएगा। ये दृढ़ निश्चय का मतलब यही होता है कि भाई वो ऐसा ही नहीं बोलेगा, मतलब जो उसने वादा किया उसको वो पूरा करेगा। कौन सा टाइप का व्यक्ति, एथलेटिक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति जो होता है, ठीक है ना। लेकिन अस्कतिया कौन है, हेने मिलनसार वाला, ठीक है हो जाएगा बैठो ना, है ना, ये टाइप, है ना। तो ये हो गया कौन सा बताएगा, ये शारीरिक दृष्टि से बहुत हिष्ट होगा। उसका में दृढ़ निश्चयी होगा, जो कहेगा वो करेगा। और एवं इस तरह के व्यक्ति क्या बनते हैं, खिलाड़ी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। मतलब इस तरह के व्यक्ति प्लेयर्स हो सकते हैं, क्रिकेट हो गया, क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी खेलने वाला खिलाड़ी, वॉलीबॉल खेलने वाला खिलाड़ी, जिम करने वाला व्यक्ति, ये सब कैसा व्यक्तित्व वाला होता है, तो एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी होता है उसमें। बताओ तीनों बात समझ में आया कि नहीं। एक तो सबसे पहले आप समझ गए पिकनिक पर्सनालिटी, मिलनसार होगा, अस्कतिया होगा, है ना। दूसरा आप समझ गए एकांत प्रिय, दूसरा से कोनो से बात नहीं करेगा, बहुत शर्मीला होगा। और तीसरा हो गया हमारा एथलेटिक टाइप, ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी होता है, समय का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और दूसरी बात शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा हिष्ट पुष्ट होगा, है ना। तो ये कहानी है 3 प्रकार का। ये किसने वर्गीकरण किया है, तो क्रेचमर साहब के अनुसार में वर्गीकरण। बताओ यस या नो, क्लियर हुआ, तीनों क्लियर हुआ, है ना। जहां पर बात करेगा पिकनिक का, आदमी छोटा है, मोटा है, मिलनसार है, अस्कतिया है। दूसरा एकांत प्रिय का, आदमी शर्मीला होगा, जल्दी किसी से बात नहीं करेगा, बिना बुलाए बोलेगा नहीं।
तीसरा है एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप का मतलब यह हो गया कि समय का बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी होता है और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा हिस्ट पुष्ट होगा, है ना, तुरुस्त होगा। तो ये हो गया हमारा एथलेटिक। बोलो क्लियर, बोलिए ना भाई, समझ में आया? तो ये किसका वर्गीकरण है मेरे लालो? क्रेचमर का वर्गीकरण है। अब एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है स्पेंजर। तो स्पेंजर साहब ने भी व्यक्तित्व का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और ये किसके आधार पर वर्गीकरण किए थे? मूल्य, वैल्यू के आधार पर। इन्होंने वर्गीकरण किसके आधार पर किया? वैल्यू। अभी क्रेचमर किसके आधार पर किए थे बताओ? शारीरिक एवं प्रकृति के आधार पर। क्रेचमर का वर्गीकरण किस पर? ये पूछता है क्रेचमर का वर्गीकरण, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किए थे? तो तुमसे डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा शारीरिक एवं प्रकृति के आधार पर, याद रखना है। लेकिन वही बात करेगा स्पेंजर साहब का, तो स्पेंजर का वर्गीकरण किस पर बेस है मेरे लाल? तो स्पेंजर का जो वर्गीकरण है वो किस पर बेस है? तो यह बेस है किस पर बताइएगा? तो ध्यान रखिएगा, मूल्य यानी वैल्यू के आधार पर। वैल्यू, मूल्य समझते हैं, वैल्यू, है ना। तो अब देखिए वैल्यू के आधार पर पहला वर्गीकरण हमारा कौन सा है? सैद्धांतिक प्रकार। अब इस तरह के व्यक्ति, जो सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसका क्या मामला है देखो। ऐसे व्यक्ति अधिक सैद्धांतिक अर्थात सिद्धांतों को महत्व देने वाला होता है और कष्ट सहन करके भी सिद्धांतों का पालन करने वाला होता है। लेकिन इस तरह के व्यक्ति भविष्य में चलकर क्या बनते हैं? दार्शनिक बनेंगे, बड़का फिलोसफर, है ना। ऐसा व्यक्ति भविष्य में चलकर क्या बनेगा? वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। ऐसा व्यक्ति भविष्य में चलकर क्या बनेगा? आविष्कारक बनेगा। तो ये कैसे व्यक्ति होते हैं? सिद्धांत पर। अच्छा देखो, सिद्धांत पर जो नहीं चलेगा वो कभी वैज्ञानिक बन सकता है? सिद्धांत पर जो नहीं चलेगा वो कभी वैज्ञानिक बन सकता है? सिद्धांत को प्रूफ करना ही तो वैज्ञानिकता है। अब जब आइंस्टीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर mc स्क्वायर, पढ़े आप लोग, है ना। आपने स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ mv स्क्वायर, न्यूटन साहब ने जो दिया था। तो तुम समझो यार, उस सिद्धांत को प्रूफ करने में अपना जीवन लगा दिया कि हाफ गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर आखिर कैसे हो रहा है। तो क्या है, इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं ना, वो सिद्धांत पर चलने वाला होगा, सिद्धांत को मानने वाला होगा, सिद्धांत को नहीं तोड़ेगा। आज जो व्यक्ति सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं तोड़ता है, सिद्धांत के अनुसार चलता है, वैसे व्यक्ति भविष्य में चलकर क्या बनेगा? फिलोसफर, दार्शनिक। जैसे अरस्तु का नाम आपने सुना है? अरस्तु क्या थे? बहुत बड़े दार्शनिक थे। प्लूटो क्या थे? बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, है ना। तो अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, वैज्ञानिक। जैसे न्यूटन साहब हो गए, आइंस्टीन हो गया, ये सब लोग कौन है? वैज्ञानिक थे। आविष्कारक हो गए, किसी चीज का आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा बताएगा? सैद्धांतिक प्रकार का होगा, ठीक है। दूसरा आइए, दूसरा क्या है देखिए। दूसरा आपके सामने कौन सा बताएगा? आर्थिक प्रकार का। आर्थिक प्रकार का मतलब यह है कि यह व्यक्ति हर चीज का मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि से करता है। हाँ, एक तो भैया जीवन में एक एक वसूल है, पैसा पैसा पैसा। ऐसा व्यक्ति बाद में चलकर क्या बनेगा? किराना दुकानदार, है ना। 25 ग्राम में 10 ग्राम कैसे मार लेगा था ही नहीं चलेगा तुमको, ठीक है ना। तो देखो, कहता है कि ऐसे व्यक्ति हर चीज का मूल्यांकन किसके आधार पर करता है? आर्थिक दृष्टिकोण से करता है, तथा भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं। हाँ, उसको सबसे ज्यादा ना फिजिकल सुख की इच्छा होती है। फिजिकल सुख का मतलब वो उसके जीवन में एक चीज बहुत ही क्लियर होता है कि कितना जल्दी हम अपन घर बना ले, कितना जल्दी 4 मंजिला घर बनाकर रेंट दे दे, कुछ पैसा वहां से आने लगे, यहाँ दुकान बना दे, कुछ रेंट यहाँ से आने लगे, कुछ दुकान बना दे, वहां से कुछ रेंट आने लगे। मतलब वो पूरा अपना दिमाग किस पर लगाएगा? पैसा। पैसा व्यक्ति क्या होगा? बिजनेसमैन टाइप का जो व्यक्ति होता है, वो इस तरह के सोच को रखता है। मतलब वो अपने जीवन में ज्यादा समय नहीं लेता, वो टारगेट हमेशा रखता है कि अगले 1 साल में हमको ये काम कर देना है, अगले 2 साल में हमको ये काम कर देना है। ऐसा व्यक्ति होगा कौन सा? आर्थिक प्रकार वाला पर्सनालिटी। और इस तरह के व्यक्ति भौतिक सुखों की इच्छा के होते हैं, धन को अधिक महत्व देता। पैसा को तो इतना महत्व देता है आदमी कि पैसा के लिए कभी कभी रिश्तों गड़बड़ा देगा, है ना। और उसके बाद में याद ध्यान रखेगा, पैसे और धन के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं आर्थिक प्रकार के पर्सनालिटी वाला, ये पैसा के लिए, धन के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि तराजू मार सकता है। मैंने 1 kg की जगह पर तुमको 800 ग्राम सामान दे सकता है ना। 1 kg के जगह पर तुमको 900 ग्राम का सामान दे सकता है। ये अब वो सही तो नहीं है, लेकिन वहां उस हद तक भी यह व्यक्ति जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति क्या बने भविष्य में चलकर? व्यापारी। ऐसा बनी व्यक्ति क्या बनेगा? उद्योगी। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? दुकानदार। इस तरह का व्यक्ति।
दुकानदार को क्या होता है, सबसे ज्यादा मतलब उसको अपने पैसा से होता है। तुम जाओ, तुमसे इतना मीठा मीठा बात करेगा, इतना स्वीट वाला बात। 335 रुपया खरीदारी है, 330 ही आप दीजिए, हित है आप 330 रुपया दीजिए, हम आपसे 1 रुपया मुनाफा नहीं कमा रहे। अच्छा, आश्चर्य तो तब लगता है जब ये बतवा 100 गोरा से कहता है हम आपसे कोई मुनाफा नहीं कमा रहे थे। भाई कमा के करा से रहा है, हमको ही नहीं समझ में। जब सबसे मुनाफा आप नहीं ले रहे हैं तो भाई आपके पास में पैसा फिर कहां से आ रहा है। खैर, इनका अपना एक लॉजिक है, उसको गलत आप नहीं कह सकते, ये सोच होता है, ये तरीका होता है। दुकानदार ऐसा नहीं करेगा ना, लोग अगर रियलिटी को समझ जाएगा तो फिर उसका दुकानें नहीं चलेगा, मतलब सच्चाई है ये। अब इसको आप ये निगेटिव नहीं मान सकते, पॉजिटिव सेंस है ये। दुकानदार अगर अच्छे से आपके साथ व्यवहार न करे और इस तरह से बात आपको न कहे कि हम 335 में बेचते हैं, खाली आप है कि 330 में दे रहे हैं, तभी तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलता है कि अरे आदमी ठीक है। उसका स्वभाव है वो। तुमको खुश करने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, तुमको खुश करने के लिए उसको थोड़ा सा अपने आत्मसम्मान को खोना पड़े वो खो लेगा, लेकिन तुमको खुश करके भेजेगा। दुकानदार का एक नेचर होता है, किसी दुकान में जाइए देखिएगा, वो अपने स्टाफ को गाली दे देगा आपके चलते। अब बाद में स्टाफ के सिखल रहता है कि सामने गरियाएंगे, बुरा मत मानना। और जब स्टाफ आपके साथ में कुछ गड़बड़ किया ना, तो तुरंत देखिएगा दुकानदार का रिएक्शन उस स्टाफ के ऊपर क्या होता है। सर को ऐसे कह दिया है, तुमको बोलते हैं हमेशा डबल प्लास्टिक करके देने के लिए, कह नहीं दिया है, डांट देगा। लेकिन उनका पहले से सिखा वाला है कि देख चला, बोलेंगे ना तो बुरा मत मानना। तो ग्राहक को क्या मिलता है, उसे संतुष्टि मिलता है, अरे मेरे साथ गलत हुआ था, मालिक झाड़ दिया उसको। मतलब तुमको अच्छा लगता है उस समय की स्थिति में तुमको लगता है कि दुकानदार ने ग्राहक का सम्मान किया। देखो उसका टेक्निक है, उसका वो टेक्निक है। जो व्यापारी होता है, जो दुकानदार होता है, 1 केजी चीनी खरीदने जाइए, मारवाड़ी कास्ट का नाम आप लोगों ने सुना है? बड़का बिजनेसमैन टाइप आदमी मारवाड़ी होता है, नौकरी अपने बच्चा को कभी नहीं करने देता है, पढ़ाएगा पूरा, एजुकेशन देता है। ऐसा नहीं कि ना एजुकेशन पूरा देगा, एमबीए करा देगा, बीबीए करा देगा, अलग अलग तरह के वोकेशनल कोर्स करा देगा, लेकिन लास्ट में लेगा कहां, बिजनेस में। और मारवाड़ी इस दुनिया में, मतलब भारत में सबसे ज्यादा बिजनेस को, मतलब आप समझिए कि उसको विस्तारित करने वाला एकमात्र कास्ट का व्यक्ति, एकमात्र समाज है, वो है मारवाड़ी। दूसरा नंबर पर आता है सावजी। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को सावजी मतलब तेली है ना। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, मारवाड़ी। मारवाड़ी कभी छोटा बिजनेस नहीं करता, पहली बात, बड़ा बिजनेस वो करेगा। और बड़ा बिजनेस, अपने बिजनेस में अपने बेटे को, अपने भतीजा को जरूर इन्वॉल्व रखता है, थोड़ा बहुत जरूर इन्वॉल्व रखे। उसको वो चीजें, वो तरीका को क्या करता है, सिखाता है। उसका नेचर, जैसे तुम अगर एक, उसका सेंस ये होता है कि तुम उसके पास में अगर 1 केजी चीनी लेने जा रहे हो, तो कुछ ऐसा दुकानदार होगा जो चीनी उठाएगा और उसका में वो जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, वजन करने वाला, उस पर ले जाकर के रखेगा। जान से वो बोरा में से चीनी लाया था कम, और बाद में वो चीनियां निकालने वाला होता है, इसे देखते हैं, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है इस टाइप का, है ना, इसे निकालता है। अच्छा, वो में लेके आएगा वो, और बाद तराजू पर रख देगा, और बाद में वो 800 ग्राम वो जान से कम लाया था, ये नेचर है। तैका तैका ऊपर से रखेगा, और तुम सामने खड़ा है तो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, कितना चोर रहा है। समझो इस बात को, तुमको अच्छा लगता है कि कितना चढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारे प्लास्टिक में 1.5 केजी चीनी ला करके रख दिया, और बाद सीधे निकालेगा तो करेजा दहल जाता है कि अरे यार कितना कम, इतने चढ़ा क्या। समझ में आ रहा ना। अब देखो, जो अच्छे दुकानदार होते हैं, जो समझदार दुकान होता है, वो इस तरह के दिमाग को लगाता है। टेक्निकल दुकानदार जान से कम लगा, तुम्हारे सामने में धीरे धीरे रखेगा, उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व गुड फीलिंग होता है। लेकिन तुम्हारा सामान रख करके फिर निकालेंगे ना, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये नेचर जो है वो किस टाइप के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में होता है, आर्थिक प्रकार के पर्सनालिटी, ठीक है। दूसरा होता है कौन सा, सामाजिक प्रकार। सामाजिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, इसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। हाँ, सामाजिकता का गुण पाया जाता है, सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देता है। एगो जो है ना, आप समझ लीजिए कि इस तरह के व्यक्ति बड़ी दयालु होते हैं, काइंड होते हैं, मतलब दिल से बड़का धनिक आदमी। दिल से धनी के नाम सुने? अरे दिल से धनी का मतलब देहाती क्या होता है, जिसके पास में धन नहीं उसके पास में मन है, और जिसके पास मन नहीं उसके पास में धन है। तो यह वह व्यक्ति है जिसके पास धन तो नहीं है लेकिन मन है। तो ये बहुत ही काइंड होता है, बहुत ही दयालु होता है, बहुत त्यागी भी होता है। मतलब दूसरे की खुशी के लिए अपने भौतिक सुख सुविधाओं को भी कभी कभी यह त्याग देता है।
और उसके साथ साथ में बहुत ही परोपकारी होता है, कोई भी अपने हाथ से बुरा काम होना नहीं देना चाहता है। तो इस टाइप के व्यक्ति कौन होते हैं? सामाजिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। कुछ गांव में, अगल बगल के गांव में, आपके भी गांव में कुछ इस टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो देखिएगा पूरे गांव में सबसे पूजनीय उनको माना जाता है ना। और लोग उनसे सलाह लेने जाते हैं। कोई बात तुम्हारे घर में कोई अगर बात विचार हो गया तो लोग जा करके सलाह लेते हैं कि बताइए ऐसे ऐसे हुआ, क्या करना चाहिए। तो वो व्यक्ति कौन सा है? वो सामाजिक प्रकार का व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तीसरा व्यक्ति तो हमारा होता है कौन सा? राजनीतिक प्रकार का, है ना। अब इसका उदाहरण हमने दिया है समाज सेवक, है ना। समाज सेवक का मतलब समझते हैं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल वर्कर कह सकते हैं, या समाज सेवक का मतलब वही है ना, सोशल वर्कर। अब देखिए राजनीतिक प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होगा ना, ये राज सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं। हाँ, कुर्सी जैसे नीतीश चाचा। हाँ तो हमारे कहने का मतलब क्या है? राजनीतिक प्रकार का जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा किससे जुड़ा रहता है? सत्ता से जुड़ना रहना चाहता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दांव पेच में बड़ी माहिर होता है। केने से केने खसकाना है, केने से केने ले जाके जोड़ देना है। अगर नीतीश कुमार के पास दिमाग नहीं होता, राज सत्ता वाला गुण नहीं होता, राजनीतिक प्रकार का व्यक्तित्व उनमें नहीं होता, तो शायद बहुत दिन पहले वो कुर्सी पर से हट भी गए रहते। लेकिन भैया ऐसा चिपकान चिपके है ना 2005 में बने थे ना, बताओ भाई, 5वां साल प्रगति पर है। हाँ, अब वह व्यक्ति अभी भी कुर्सी पर बना हुआ है। क्यों? राजनीतिक दांवपेच। एक समय था नीतीश कुमार के साथ में, जैसे 2020 वाला भी चुनाव में बड़ा स्थिति खराब था। स्थिति खराब था कि नहीं? कितना 40-42 सीटें आया था जेडीयू को। तो उस समय भी देखिए राजनीतिक दांव पेच के हिसाब से सरकार बना ही लिए। किसके साथ में? तेजस्वी यादव के साथ में। मुख्यमंत्री बने रहे वहीं। फिर राजनीतिक दांव पेच करके देखे कि एनडीए का हवा आ रहा है, भाई एक से साइड लो, एने चलो। देखो वो आदमी कितना माहिर है। अभी देखिए जिसको छोड़ा है वो बेड़ा गर्द हो गया। अभी देख लीजिए, आरजेडी को छोड़ करके एनडीए में हुआ है, आरजेडी का इस बार बेड़ा गर्द हो गया, एनडीए प्रचंड बहुमत। और उनका एक मीम्स वायरल हो रहा है कि बहुत दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बोले थे कि इस बार इतना सीट लेंगे कि देखिएगा आप सोचते रह जाइएगा। अब देख लीजिए 200 पार कर दिया। समझ रहे ना। तो ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं राजनीतिक दांव पेच में बिल्कुल क्या होते हैं? माहिर होते हैं और राजनीतिक कार्यों में रुचि लेते हैं। हाँ, जैसे इस प्रकार का व्यक्ति भविष्य में चलकर क्या बनेगा? नेता बनेगा। राजनीतिक पर्सनालिटी समझ में। पांचवा हमारे पास में कौन सा है? धार्मिक प्रकार का व्यक्तित्व। धार्मिक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो धार्मिक कार्यों में रुचि, ईश्वर में विश्वास रखता है। सुबेरे सुबेरे 4 बजे भोर में जगकर पूजा पाठ एकदम, है ना, ध्यान लगा करके एकदम पूजा पाठ में बड़ी माहिर होता है। और उसके बाद में एक बात समझ लिए कि धर्म के प्रति बड़ा सजग यह व्यक्ति होता है। घर बनाने से लेकर के और उसके बाद में खाना बनाने से लेकर के सब जगह पर वास्तु को ध्यान में हमेशा रखता है कि चूल्हा का मुंह कौन दिशा में होना चाहिए, आईना किस दिशा में होना चाहिए, है ना। तो ये वास्तु का बहुत खास कर दिया। घर बनाने में हम लोग वास्तु देखते हैं ना कि हाँ किचन किस साइड होना चाहिए, भंडार कोण, अग्नि कोण, फलना कोण, चिल्ला कोण होता है ना। तो इस तरह के व्यक्ति इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। धार्मिक प्रकार का व्यक्ति, है ना, उसका घर खराब हो जाए लेकिन वास्तु खराब ना हो, इस चीज, यह व्यक्ति इस टाइप का है ना। धार्मिक कार्य में रुचि रखेगा, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और दैवीय प्रकोप से बहुत ज्यादा डरते हैं। दैवीय प्रकोप का मतलब भगवान से डरना। इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वो भगवान से उनको बहुत डर लगता है। इसीलिए कोई उदंड काम नहीं करा, उसको लगता है कि भगवान इसका जो है ना क्या करेगा, परिणाम देगा आज न कल, है ना। और इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं? संत बनते हैं। इस तरह के व्यक्ति लास्ट में चलकर क्या बनते हैं? पुजारी बनते हैं। इस तरह के व्यक्ति क्या बनते हैं? मौलवी बनते हैं। इस तरह का व्यक्ति भगवान का भक्त बनते हैं। तो ये कौन सा पर्सनालिटी है? धार्मिक प्रकार का पर्सनालिटी। समझ में आया। अब उसके बाद में छठा प्रकार का पर्सनालिटी हमारे सामने आता है सौंदर्यनात्मक प्रकार के। सौंदर्यनात्मक प्रकार के जो पर्सनालिटी होते हैं, ये सौंदर्य प्रिय होते हैं। इनका झुकाव कला में जाता है। आर्ट समझते हैं, आर्ट में इनका रुचि ज्यादा किसमें रहेगा? आर्ट में। जैसे पेंटिंग, डांसिंग, है ना, पेंट करना सीखना, डांस करना सीखना, गाना गाना सीखना, इस सब में आर्ट में इसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। पेंटिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, इस सब में इंटरेस्ट ज्यादा होगा, है ना।
उसके बाद में संगीत में, हम आपको बताया अभी, सिंगिंग में है ना, नृत्य मतलब डांस में, इस सब के तरफ झुकाव इसका क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। मेहंदी चढ़ाने का ढंग सीखना, है ना, अलग अलग टाइप के, मतलब ये अलग अलग क्वालिटी को, गुण को गेन करना चाहता है इस तरह का व्यक्ति। और ये व्यक्ति कौन सा है, सौंदर्यनात्मक प्रकार के व्यक्ति वाले व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी है 6 प्रकार का ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, ये किसके आधार पर किया गया है मेरे लाल, मूल्य के आधार पर, वैल्यू के आधार पर। ठीक है ना, तो वैल्यू के आधार पर 6 प्रकार का समझ गया कि नहीं समझ गया, बताइए पहले। सबसे पहला हमारे पास कौन था, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक में सिद्धांत के अनुसार काम करेगा, ऐसा व्यक्ति भविष्य में चलकर फिलोसफर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा और उसके बाद में आविष्कारक बनेगा। दूसरा है आर्थिक प्रकार का व्यक्ति, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, मेन मुद्दा अगर पैसा है। और उसके बाद ऐसा व्यक्ति भविष्य में चलकर व्यापारी बनेगा, उद्योगी बनेगा, ठीक है ना, दुकानदार बनेगा। सामाजिक प्रकार का व्यक्ति बहुत ही परोपकारी होता है, दयालु होता है, काइंड होता है, अपना त्याग, अपने त्याग को कर देता है किसी और के सुख को पहुंचाने के लिए। उसके बाद राजनीतिक प्रकार का व्यक्ति राज सत्ता के लिए चिपकने रहने का हमेशा प्रयास करेगा, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, राजनीतिक दांव पे जिसको सबसे ज्यादा आता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने दिया नेता। उसके बाद में धार्मिक प्रकार का व्यक्ति भगवान से बहुत ज्यादा डरता है, पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता है, वास्तु का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। ऐसा व्यक्ति भविष्य में चलकर संत बनेगा, पुजारी बनेगा, मौलवी बनेगा, भक्त बनेगा भगवान का। सौंदर्यनात्मक प्रकार का व्यक्तित्व का मतलब ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको आर्ट में सबसे ज्यादा झुकाव होता है, को सीखना, जैसे डांसिंग, सिंगिंग वगैरह वगैरह, पेंटिंग वगैरह सीखना। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा बताएगा, मूल्य के आधार पर वर्गीकरण किसके अनुसार में, तो स्पेंजर साहब के अनुसार में। बोलो समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब स्पेंजर का वर्गीकरण जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में आता है कौन सा, सोल्डन का वर्गीकरण। अब सोल्डन का वर्गीकरण क्या कहता है, तो ये भी शारीरिक बनावट के आधार पर ही वर्गीकरण किया। जैसे अभी क्रेचमर का पढ़े थे ना ऊपर, तो क्रेचमर में दो वो चीज है, वो शारीरिक प्लस प्रकृति के आधार पर किए हैं। लेकिन सोल्डन साहब जो है ना, ये केवल किसके आधार पर किए हैं, तो फिजिकल शेप के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, है ना। तो इन्होंने कहा कि हमारा अनुसार तो भैया एगो व्यक्ति होता है गोलाकार, हमारा अनुसार एगो व्यक्ति कैसन होता है, गोलाकार। अब ये व्यक्ति को ज्यादा आराम पसंद है, तो अभी हम आपको उसमें भी बताएं कि जो आदमी गोल मोटोल छोट है ओकर आराम ज्यादा पसंद है ना। कहता है इसको आराम पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा शौकीन मिजाज का होता है। हाँ, शौकीन मिजाज का मतलब ये है कि नहीं है, शौक तो पूरा कूट कूट एकरा में भरल है, कोना में, गोलाकार में। आ कहता है कि भोजन प्रिय आदमी होगा, हाँ, खाना पीना में तो एकदम दाल भात चोखा चटनी पापड़ तिलौरी अचार दनौड़ी सब होना चाहिए, है ना। तो ये कौन है बताइएगा, भोजन के बहुत ज्यादा प्रिय आदमी होता है। उसके बाद में प्रसन्नचित, हाँ, बड़ा खुश रहने वाला, एकदम खुश मिजाजी, हमेशा हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, कभी इसके चेहरे पर सिकन आपको नहीं दिखेगा, तनाव नहीं दिखेगा, स्ट्रेस नहीं दिखेगा, दबाव नहीं दिखेगा। गोलाकार टाइप का जो व्यक्ति होगा। प्रकृति के होते हैं, ये परंपरावादी होते हैं, मतलब ये ट्रेडिशनल को बहुत ज्यादा मानते हैं। हर पूजा पाठ में अपने जो पूर्वजों का जो संस्कृति है में बहुत ज्यादा सहनशील होता है। 10 वो गाली दे दीजिएगा तैयो चुप रह जाएगा, ऐसे दीजिएगा नहीं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा सहनशील होता है और बहुत ज्यादा क्या होता है, सामाजिक होता है। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कौन सा हो गया हमारा, गोलाकार। तो गोलाकार का मतलब क्या होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पहला बात। दूसरा बात, शौकीन होगा, शौकीन मिजाज होगा, भोजन प्रिय होगा, प्रसन्नचित होगा, हमेशा खुश रहने वाला इंसान होगा, परंपरावादी होगा, ट्रेडिशंस को मानेगा, और बहुत साथ में बहुत ज्यादा सामाजिक होगा। कौन सा, गोलाकार टाइप, किसके अनुसार, सोल्डन साहब के अनुसार। बोलो क्लियर, बोलो ना भाई। सवाल पूछेगा मेरे लाल, इसे सवाल पूछेगा मूल्य के आधार पर, प्रकृति एवं शारीरिक बनावट के आधार पर। सोल्डन, क्रेचमर, स्पेंजर सबसे सवाल पूछता है, 80% लड़का गायब। समझ रहे हो ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इन्होंने कहा कि भाई हमारा अनुसार एगो गोलाकार होगा, एगो हम आयताकार प्रकार कहेंगे। आयताकार प्रकार का मतलब ऐसे व्यक्ति जोशीले होते हैं, बहुत प्रभुत्ववादी होते हैं और उद्देश्य केंद्रित होते हैं तथा क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सा, आयताकार। न ज्यादा छोटा होगा और न ज्यादा क्या होगा बताइएगा, बड़ा होगा, लंबा होगा। आयताकार का मतलब लंबाई चौड़ाई लगभग ठीक ठाक होगा, नॉर्मल टाइप समझो, जैसे तुम लोग वाला है, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसे व्यक्ति बहुत जोशीले होते हैं, रोमांच प्रिय, प्रभुत्ववादी, उद्देश्य केंद्रित, मतलब हाँ कि उसका जो अप्रोच है उस पर बिल्कुल क्या होता है, सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। और तीसरा है हमारा कौन सा, लंबाकार, ये लंबू होगा। लंबा कार का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा लंबा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या होगा, शांत प्रिय
प्रिय होगा। हाँ, तो जरूरत से ज्यादा जो छोटा है वो शांत रहेगा, और जरूरत से ज्यादा जो लंबा है वो भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। अल्प निद्रा, हाँ लंबा आदमी बड़ा कम सोता है, ये अल्प निद्रा वाला होगा, मतलब ये कम सोएगा। लेकिन छोटका वाला जो बताया ना ऊपर गोलाकार वाला, एक कर भाई सूते में कोई कंप्रोमाइज ना है, ठीक है ना। तो ये लंबा कार जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है ना, ये अल्प निद्रा, अल्प का मतलब क्या होता है, कम कम सोने वाला व्यक्तित्व होगा। और जल्दी थक जाने वाला, लंबा आदमी बड़ी जल्दी थक जाता है, कोई काम करेगा तो उसको थकावट जल्दी होगा, लेकिन छोटा आदमी की जल्दी थकावट नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या होगा, जल्दी थक जाने वाला होता है, और ये निष्ठुर होता है, एक में एगो निगेटिव पॉइंट है, बड़ा निर्दयी होता है ना। लंबा कार जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, कोई लंबा होइएगा तो बुरा मत मानिएगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, निर्दयी प्रकृति को होते हैं, मतलब ये निष्ठुर होता है, ऐसा स्वभाव इसमें देखने को मिलता है। ये कौन सा बताएगा, लंबा कार प्रकृति वाला हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये किसके अनुसार है मेरे लाल, तो ये अनुसार है किसके अनुसार, सोल्डन साहब के अनुसार में। तो सोल्डन के अनुसार में 3 प्रकार का व्यक्तित्व, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। बोलो ना, अरे नहीं समझ में आया। गोलाकार का मतलब छोट होगा, मोट होगा, प्रसंचित होगा, खाना उसको ज्यादा पसंद है, और भोजन प्रिय आदमी होगा, ठीक। आयताकार जो होगा ठीक ठाक होगा, क्रोधी होगा थोड़ा सा, लेकिन काम उम करेगा। चलो, तीसरा है लंबाकार, जल्दी ये थक जाएगा, और इस तरह का व्यक्ति निष्ठुर होगा, बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इसको, ठीक है ना। कौन से वाला को, लंबाकार वाला को। क्लियर हुआ। अब आते हैं काल जुंग, जुंग का वर्गीकरण, रहने दे क्या, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आया। एक बार 5 मिनट में रिवीजन कीजिए मेरे साथ, ठीक है। 5 मिनट में रिवीजन। चलिए, सबसे ऊपर से पर्सनालिटी आज पढ़ा है ना, पर्सनालिटी से रिवीजन कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, व्यक्तित्व का। हम आपको बोलेंगे, आप जवाब देते चलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, एब्सोल्युटली राइट। ओके, चलो आइए। तो हमारा कहने का मतलब ये है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किससे बना है बताओ, कौन से वर्ड से, परसोना। परसोना का अर्थ क्या होता है, मुखौटा। किसी व्यक्ति के बाह्य शारीरिक संरचना के साथ साथ में आंतरिक गुणों का जो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। क्या व्यक्तित्व केवल अनुवांशिक संरचना है, नहीं। क्या व्यक्तित्व केवल पर्यावरणीय संरचना है, नहीं। लेकिन अनुवांशिक प्लस पर्यावरणीय संरचना का गुणनफल या उत्पाद क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद में हमने बताया कि व्यक्तित्व के अंदर में इसका लक्षण क्या है, तो व्यक्तित्व इंटरनल होता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। व्यक्तित्व का मतलब उसमें कुछ न कुछ यूनिकनेस पाया जाएगा। और व्यक्तित्व के लक्षण क्या है, गतिशील होता है कि स्थिर होता है, गतिशील होता है। क्यों गतिशील होता है, क्योंकि सब उम्र में अलग अलग तरह के दृष्टिकोण उसमें दिखाई देते हैं। अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का मेल जोल कौन सा है बताएगा, व्यक्तित्व। उसके बाद में आइए, क्रेचमर के अनुसार में वर्गीकरण किसके आधार पर, शारीरिक बनावट एवं प्रकृति के आधार पर। मिलनसार वाला पता है, छोटा होगा कद में, मोटा होगा थोड़ा सा, और जल्दी घुल मिल जाएगा, अद्वितीय स्वभाव का होगा, बहुत विनोदी स्वभाव होगा। एकांत प्रिय, शर्मीला होगा, किसी से बात जल्दी नहीं करता है, अपने आप में खोया हुआ रहता है। एथलेटिक प्रकार का यह व्यक्ति ऐसा होगा, बॉडी वॉडी इसका ठीक ठाक होगा, अपने बॉडी पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, चुस्त दुरुस्त होगा, और उसके साथ साथ में दृढ़ निश्चय होगा, समय का ज्यादा ख्याल रखता है। स्पेंजर के अनुसार में हम लोग किसके आधार पर बात किए, मूल्य के आधार पर। सैद्धांतिक प्रकार का व्यक्तित्व का मतलब अपने सिद्धांत से कभी इधर उधर जाने वाला नहीं होगा। उसके बाद में आर्थिक प्रकार का मतलब यह कि पैसा के लिए कुछ कर लेगा, दुकानदार, बिजनेसमैन, फलना चिना, दिस दैट, ठीक है। सामाजिक प्रकार का मतलब ये हो गया कि भाई अपना त्याग कर देता है समाज के सुख को पहुंचाने के लिए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा, समाज सेवक। तीसरा है, चौथा हमारा कौन सा, राजनीतिक पर। सत्ता में पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, राजनीतिक दांव पेच इसको सबसे ज्यादा आता है। एग्जाम्पल दे दिए, नेता। उसके बाद में धार्मिक प्रकार का व्यक्ति, भगवान से डरेगा, पूजा पाठ ज्यादा करेगा, ऐसा बनेगा व्यक्ति क्या, पंडित बनेगा, मौलवी बनेगा, वगैरह वगैरह, दिस दैट। सौंदर्यात्मक प्रकार का मतलब यह है कि आर्ट में ज्यादा ध्यान देगा, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह का ध्यान रहेगा इसको। उसके बाद में सेल्डन साहब के अनुसार में हमने क्या कहा कि भाई किसके आधार पर, शारीरिक संरचना का आधार पर, गोलाकार। गोलाकार का मतलब वही हो गया कि थोड़ा छोटा होगा, मोटा होगा, आराम उसको ज्यादा पसंद है, खाना पीना में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेगा। आयताकार का मतलब ये क्रोधी प्रवृत्ति होगा, लेकिन जोशीले और रोमांच प्रिय होते हैं। और लंबाकार का मतलब क्या होगा, शांत प्रिय होगा, लेकिन जल्दी थक जाने वाला हो। बताइए यहाँ तक कहानी समझ में। इतना ही तो हम लोग पर्सनालिटी मैच पढ़े। मुझे लगता है कुछ भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हम तुमको कहते हैं क्लास में नहीं याद हुआ ना, तो हमारा नोट्स जाकर के खाली 5 मिनट घरे पढ़ना, 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लो, बस क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो हम यहीं पर सोचते हैं याद करा देने के लिए, क्योंकि भाई आप लोग बहुत बिजी इंसान है, घर पर आपको टाइम थोड़े मिलता होगा। हाँ, बहुत बिजी है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत धन्यवाद। जिनका एडमिशन नहीं हुआ करा लीजिए, जिनका एडमिशन हो चुका है पैसा बाकी है जमा कर दीजिए। बार बार हमें यह बात आपको इसलिए करें क्योंकि जरूरी है।